जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ठीक, और इसका ऑप्शन भी दिया गया है तरंग और कण दोनों के समान। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। ठीक है, तो आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब है ये। ठीक, तो पहले हम लोग प्रकाश के परिचय से शुरू करते हैं कि प्रकाश है क्या। ठीक, हम प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा से इसे समझिए कि प्रकाश को कहा जाता है कि प्रकाश वह वाह्य कारक है, वह वाह्य कारक है, वाह्य कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रकाश वह वाह्य कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अंधेरे कमरे में रहते हैं तो हमारे पास वही आँख है। ठीक, उसमें वही लेंस लगा है, वही रोशनी है, वही पावर है, वही क्षमता है, लेकिन अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु हमको नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है, या हम किसी भी वस्तु को किसकी उपस्थिति में और क्यों या किस सिद्धांत के कारण देखते हैं। तो जैसे हम ये बताएं कि यहाँ पर एक मेज रखा हुआ है। ठीक है, मेज है। अब हम अंधेरे कमरे में अगर जाते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, अर्थात ये हमारी आँख है। ठीक, तो हमारी आँख के द्वारा ये मेज हमको नहीं दिखाई दिया। कब? जब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। लेकिन जब हम लाइट ऑन करते हैं और यहाँ कमरे में लगा हुआ यह बल्ब ऑन होता है, तो इस बल्ब से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। कहाँ? मेज पर। सबसे पहले प्रकाश किरण आपतित होती है। आपतित होने का मतलब यहाँ से निकलकर मेज पर पहुँचती है, और मेज से परावर्तन होने के पश्चात हमारी आँखों पर यह रोशनी पड़ती है। ठीक, तो यह रोशनी जो बल्ब से सीधे निकलकर मेज तक गई उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ मेज से टकराने के बाद हमारी आँखों तक जो आता है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, तो यहाँ देखिए कि जब बल्ब से रोशनी मेज से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है तो हमारी आँखों में एक भाग है रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं, रेटिना। इसी रेटिना पर इस मेज का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यह छोटा बनता है। ठीक, वास्तविक बनता है। ठीक, और उल्टा बनता है। ठीक है, अर्थात हमारी रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति इसकी क्या होगी? इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक, और बनेगा कैसा? तो बनेगा उल्टा, और उसकी साइज क्या हो जाएगी? तो वस्तु से छोटा दिखाई देगा। ठीक, तो अब हम प्रश्न करें आपसे कि किसी भी वस्तु का दिखाई देना किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो प्रकाश की उपस्थिति क्या होगी? प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अर्थात अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब हम अगर प्रश्न करें कि किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसी भी वस्तु का दिखाई देना ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, परावर्तन किरणें, जो परावर्तित किरणें होती हैं, वही जब हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बन जाता है, जिसके कारण हमें वह मेज दिखाई दिया। ठीक है, तो ये मेज ही नहीं बल्कि सभी वस्तुओं पर यह सिद्धांत लागू होगा। तो ये परिभाषा स्पष्ट हुआ कि प्रकाश वह वाह्य कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज को देखते हैं, और देखने के लिए कौन सा सिद्धांत लागू होगा? तो परावर्तन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक,
अब यह जो प्रकाश है, यह प्रकाश क्या है? ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। ठीक, स्थानांतरित होती है। ठीक, तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, अर्थात एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक कहने का मतलब है कि बल्ब में ये प्रकाश किरण है, तो बल्ब से यहाँ से मेज तक जब आई तो किस रूप में आ रही है? तो तरंग के रूप में आती है। ठीक, तरंग के रूप में आती है, जिसे हम ऊर्जा का एक रूप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, प्रकाश तरंग के समान तो हुआ, तो क्या कण के समान भी है? अब हमको दूसरे ऑप्शन पे देखना है कि एक तो क्लियर हुआ कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब स्थानांतरित होती है तो तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तरंगों के रूप में स्थानांतरित होगी। तो ये तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कण के समान भी है, तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या, अगर हम बात करें कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या किसने किया था, तो तरंग प्रकृति की व्याख्या ये किसके द्वारा किया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस। ठीक, हाइगेंस के द्वारा ही प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या किया गया, और हाइगेंस ने यह माना कि प्रकाश में कुछ गुण ऐसे होते हैं, प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे वो गुण कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन का गुण, ठीक, अपवर्तन का गुण, परावर्तन। ठीक है, तो ये सारे गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो तरंगों के रूप में जब हम प्रकाश को मानते हैं तो ये सारे गुण प्रकाश में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक कण है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या हम तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते। तो तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं करेंगे, वो कौन कौन से गुण हैं? तो एक है प्रकाश का काम्पटन प्रभाव, और दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और काम्पटन प्रभाव की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो इनकी व्याख्या करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करता है। ठीक, तो प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन ने। और किन गुणों के आधार पर किया? तो जब वो काम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकाश को तरंग मानेंगे तो काम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में हमें प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। तो प्रकाश की प्रकृति दोनों हो गई, तरंग के समान भी और कण के समान भी। अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रकाश के किन गुणों की व्याख्या कण के आधार पर की जाएगी, तो काम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसके अलावा प्रकाश के किन गुणों की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर की जाएगी, तो प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे गुण जो हैं इसको हम तरंग प्रकृति के आधार पर इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कण जब है, कण के रूप में व्याख्या करेंगे जैसा कि आइंस्टीन ने किया है। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश छोटे छोटे
कणों के बंडलों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, ठीक। और इन बंडलों को हम कहते हैं फोटॉन, ठीक। तो अगर प्रश्न पूछे कि प्रकाश किन कणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा, तो उन कणों को हम कहते हैं फोटॉन नामक कण। अर्थात फोटॉन नामक कणों का एक बंडल बनता है और उन्हीं बंडलों के माध्यम से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, ठीक। अब हम तरंग की बात करें कि प्रकाश अगर तरंग है तो ये किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। आइए अब हम तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं कि प्रकाश को अगर हम तरंग माने तो किस प्रकार का तरंग होगा ये। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक आयांत्रिक तरंग है। प्रकाश एक आयांत्रिक तरंग है, आयांत्रिक, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। तो आयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो देखिए, तरंगों को अगर हम देखें तो तरंगें वास्तव में दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगें और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगें, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? तो यांत्रिक तरंगें वे होती हैं जो केवल किसी न किसी माध्यम में संचरित होती हैं, ठीक, संचरित होती हैं, ठीक है। अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या होगा? माध्यम अनिवार्य होता है, माध्यम अनिवार्य होता है, ठीक। अब ये माध्यम कैसे होंगे? तो माध्यम या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होती है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो यांत्रिक तरंगें होंगी वो निर्वात में अर्थात वैक्यूम में संचरित नहीं करेंगी, ठीक। जहां भी निर्वात होगा वहां वो नहीं चलेंगी, वो तभी चल सकती हैं या तो ठोस में, या द्रव में, या गैस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रकाश तरंगों की प्रकृति अगर देखें तो प्रकाश तरंगें माध्यम में तो चलती ही हैं, अर्थात ठोस, द्रव और गैस इसमें तो चलेंगे ही, साथ ही साथ निर्वात में भी संचरित होती हैं, ठीक, निर्वात में भी संचरित होती है, ठीक। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश तरंगें एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक। तो अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ निर्वात में भी संचरित होती है, क्योंकि अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों का यह गुण होता है कि ये निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलेगा, अर्थात माध्यम की अनिवार्यता इसके लिए आवश्यक नहीं है। रहेगा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये चीज समझ में आया। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार की तरंग है, तो अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग, और अगर हम कण माने तो किस प्रकार के कणों के रूप में स्थानांतरित होगा, तो फोटॉन नामक कण के रूप में स्थानांतरित होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रतीत होता है, ठीक। अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, ठीक। और इसका उत्तर दिया है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, ठीक। तो देखिए, जिन भी फैक्टर की, ठीक, जिन कारकों का तरंग दैर्घ्य छोटा होगा या जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य छोटा होगा, वो सारे तरंग सीधी रेखा में चलते हैं, अर्थात एक सरल रेखीय गति को अनुसरण करते हैं, ठीक। अब यहां पर देखें हम लोग, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य जितना छोटा होगा,
ठीक, तो वो सीधी रेखा में चलती है, अर्थात एक सरल रेखी मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक, जैसे अगर हम ये माने कि ये सूर्य है, ठीक, सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश होगा, ठीक, उसका तरंग दैर्घ्य इतना छोटा होगा कि वो जब भी चलेगी उससे निकलने वाले तरंग तो हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती हुई दिखाई देगी। जिस दिशा में भी चलेगी वो सीधी रेखा में ही चलती है। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का मार्ग या गमन पथ कैसा होगा, तो ये प्रकाश का मार्ग या गमन पथ ये हमेशा सरल रेखी मार्ग होता है। ठीक, मार्ग क्या होगा? सरल रेखीय मार्ग, जिसे हम कहते हैं सीधी रेखा में चलना। ठीक, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तरंग दैर्घ्य छोटा होने के कारण तो सीधी रेखा में चल रहा है, जैसा कि प्रश्न में पूछा है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलता है, इसका प्रमाण क्या है? कैसे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है? ठीक, तो ये आपसे प्रमाण के रूप में पूछा जाएगा, अर्थात प्रूफ पूछेगा। ठीक, तो आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रकाश हमेशा से सरल या सीधी रेखा में चलेगा? तो देखिए, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है विभिन्न प्रकार के छाया का बनना, छाया का निर्माण, अर्थात जो शैडो बनते हैं, ठीक, वो छाया का बनना ये प्रकाश के सरल रेखी मार्ग का प्रमाण है। अर्थात छाया के बनने का उदाहरण हम दे सकते हैं सूर्य ग्रहण के रूप में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्माण होना यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के माध्यम से अथवा छाया के माध्यम से। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का गमन पथ कैसा होता है, तो प्रकाश का गमन पथ एक सरल रेखी मार्ग होता है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, तो गति करने का, सीधी रेखा में चलने का कारण क्या है? तो तरंग दैर्घ्य छोटा है। ठीक, और सीधी रेखा में चलता है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है छाया का निर्माण, अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बनना। ठीक, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से कि क्या वास्तव में छाया का निर्माण प्रकाश के सीधी रेखा में गति का प्रमाण है अथवा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये सीधी रेखा में चलने का प्रमाण है। तो आइए एक फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर मान लें कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक, अब यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है। ठीक है, अब प्रकाश किरण सीधी रेखा में चल रही है। ठीक, और इसी के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु को हम रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु। ठीक, अपारदर्शी वस्तु जैसे हम कहें कि मनुष्य, पेड़ पौधे या कोई जंतु या कोई धातु, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आर पार न जा सके। ठीक, तो जिससे प्रकाश किरणें एक दूसरे के आर पार न जा सके उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु आया, तो हम देखते क्या हैं कि प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में यहाँ पर वस्तु की छाया बन जाती है। ठीक, जिस वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं उसकी छाया विपरीत दिशा में हमको बनती हुई दिखाई देती है। जैसे अगर हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दिन में कहीं निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रकाश स्रोत के जस्ट विपरीत दिशा में हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है, इसीलिए जब उसके मार्ग में अवरोध के रूप में हम आ गए, हम का मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपारदर्शी है, उससे होकर प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में प्रकाश
किरणों के मार्ग में अवरोध के आने के कारण उस व्यक्ति का स्पष्ट छाया विपरीत दिशा में बनती हुई दिखाई देती है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधी रेखा में गति न करता, वक्राकार मार्ग होता, तो इस तरह से ये आके निकल जाता और इसकी छाया न बनती। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी छाया बन रही है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश के मार्ग में यह अपारदर्शी वस्तु अवरोधक का काम कर रहा है और इसी अवरोध के कारण इसकी छाया बन रही है। ठीक, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध के आने के कारण जो छाया का निर्माण होता है वो किस दिशा में होगा। ठीक, अब किस दिशा में ये छाया बनेगा, अर्थात अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि छाया का निर्माण की दिशा क्या होगी। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, छाया के मार्ग की दिशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में होता है। प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात अगर हम बात करें सुबह के समय, तो सुबह के समय कहाँ पर होगा, तो सुबह हम ये जानते हैं कि सूर्योदय किस दिशा में होगा, तो सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। तो इसका मतलब है कि पूर्व दिशा के विपरीत दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। ठीक, तो सुबह के समय जो हमारी छाया बनेगी वो पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, और अगर हम बात करें कि शाम के समय, तो शाम के समय ये छाया कहाँ बनेगा, तो शाम के समय छाया पूर्व दिशा में बनता है, क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होगा। अर्थात जब सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में हमारी छाया पूर्व दिशा में आती है, और जब सूर्य पूर्व दिशा में रहता है तो ऐसी स्थिति में हमारी छाया पश्चिम दिशा में रहती है। ठीक है, तो प्रकाश का निर्माण किस दिशा में होगा, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में ही होगा। ठीक है, अब छाया से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छाया की प्रकृति क्या होती है। ठीक, तो आइए छाया के प्रकृति पर अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो छाया होता है, छाया इसकी प्रकृति क्या होती है, तो हम ये देखते हैं कि कभी छाया बड़ी बनती है तो कभी छाया छोटी बनती है। ठीक, तो ये छाया का बड़ा या छोटा ये किस पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये प्रकाश स्रोत के अवस्थिति पर निर्भर करता है, अवस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश स्रोत की अवस्थिति, तो प्रकाश स्रोत की अवस्थिति का मतलब ये हुआ कि अगर ये देखें कि प्रकाश स्रोत यहाँ है। ठीक, अर्थात सूर्य है और हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, तो ये देखेंगे कि प्रकाश जितनी तिरछी यहाँ से पड़ेगी, इसके ऊपर जितना तिरछा प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, ठीक, तिरछी प्रकाश किरणें, तो तिरछी प्रकाश किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो छाया बनेगा वो व्यक्ति से लंबा बनता है। ठीक, तो जितना तिरछा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा, ठीक, उतना ही लंबा छाया हमारा बनेगा। जैसे सुबह के समय और शाम के समय, तो सुबह और शाम के समय क्या होता है, सूर्य पूरी तरह से हमारे पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश हमसे दूर होता है, तो दूर जब होगा तो क्या होगा, दूर होने का मतलब प्रकाश किरणें तिरछी हमारे ऊपर पड़ेंगी, और जितना तिरछा ये पड़ेगा उतना ही लंबा हमारा छाया दिखाई देता है। इसीलिए सुबह और शाम के समय हमारी छाया लंबी बनती है। जबकि दोपहर में क्या होता है, दोपहर के समय की स्थिति देखें, दोपहर के समय क्या होगा, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, तो हमारे जस्ट लंबवत, ठीक, लंबवत सर के ऊपर, लंबवत पूरी तरह से सूर्य रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सर के ऊपर लंबवत रहेगा तो उसकी प्रकाश सीधी पड़ेगी हमारे ऊपर, अर्थात लंबवत किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी छाया
छोटी हो जाती है। तो दोपहर में छाया छोटी क्यों होती है, तो ये भी प्रश्न पूछेगा किस समय छोटा हुआ, तो ये छोटा होने का समय दोपहर होगा, बड़ा होने का समय सुबह शाम होगा। ठीक, अब ये प्रश्न पूछा जाए कि दोपहर के समय हमारी छाया छोटी क्यों पड़ती है, क्यों बनती है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में जब लंबवत प्रकाश की किरण हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी छाया का निर्माण छोटा होता है, और जब ये तिरछी प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर आपतित होती है तो इससे हमारी छाया का निर्माण बड़ा या लंबा होता है। ठीक, तो इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, इसका उत्तर दिया गया है निर्वात में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश का वेग क्या वास्तव में निर्वात में अधिकतम होता है। तो यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है ये किस प्रकार की तरंग है, तो अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, अर्थात अयांत्रिक तरंग है। ठीक, और अयांत्रिक तरंग की विशेषता क्या होगी, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता होती है कि यह निर्वात में भी चलेगा। ठीक, और इसके साथ साथ ठोस में भी चलता है और द्रव में भी चलता है, गैस में भी। ठीक, अर्थात यह माध्यम में भी चल सकता है। ये तीनों माध्यम हो गए। ठीक, और यह निर्वात हुआ तो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी संचरण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखें कि इन चारों में इसका वेग अधिकतम कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल ये निर्भर किस पर करता है। ठीक, तो ये निर्भर करता है माध्यम के घनत्व, यह निर्भर करता है माध्यम के घनत्व और अपवर्तनांक पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ या जो माध्यम जिसका घनत्व या अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, ठीक, अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ऐसी स्थिति में प्रकाश की चाल घट जाती है। ठीक, अर्थात जो माध्यम जितना ज़्यादा उसका घनत्व होगा, जितना ज़्यादा सघन होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना कम हो जाता है, और जिस माध्यम का घनत्व या अपवर्तनांक कम होता है, ठीक, तो कम होने पर क्या होगा, जिसका अपवर्तनांक या घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक, अब यहाँ से देखें, ये तीन प्रकार के माध्यम और निर्वात में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि निर्वात है, इसका मतलब है कि वायुमंडल के कण भी अनुपस्थित हैं, और वायुमंडल के कण अनुपस्थित होने का मतलब इसमें इसका जो घनत्व होगा क्या होगा, इसका घनत्व शून्य हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल के कण भी नहीं है, अर्थात पूरी तरह से साफ है। तो ऐसी स्थिति में इसका घनत्व क्या होगा, शून्य होगा। तो घनत्व जितना कम होता है वहाँ पर प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। ठीक, उसकी चाल क्या होगी, अधिक, अर्थात सर्वाधिक हो जाता है। ठीक, तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगा, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल ये निर्वात में होता है। ठीक, और क्यों होता है, क्योंकि निर्वात का घनत्व शून्य होता है, ऐसी स्थिति में इसकी चाल बढ़ जाती है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अगर देखें तो यहाँ देखिए, ठोस है, ठोस का मतलब क्या हुआ, इसका घनत्व सर्वाधिक होगा, ठीक है, घनत्व का मतलब क्या हुआ कि इसके कण आपस में एकदम पूरी तरह से सटे हुए रहते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के चलने के लिए मार्ग नहीं रहता, तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाती है। ठीक, तो इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल घट जाती है, या हम कहें कि न्यूनतम होता है। ठीक, तो न्यूनतम प्रकाश की चाल कहाँ पर होगा, ठोस में होगा। ठीक,
तो ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम और निर्वात में सर्वाधिक है। ठीक, अब हम द्रव की बात करें तो द्रव का जो घनत्व होता है, द्रव का घनत्व ये ठोस से कम होता है, ठीक, लेकिन गैस से अधिक होता है। ठीक, गैस से अधिक होता है, इसका मतलब है कि सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर द्रव में होगा। ठीक, और यहाँ पर गैस, तो गैस अणुओं की प्रकृति क्या होती है, गैस अणुओं का घनत्व न्यूनतम होता है। अगर इनके घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व न्यूनतम होगा, और घनत्व न्यूनतम होने का मतलब प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व न्यूनतम है। घनत्व न्यूनतम का मतलब जो गैस अणु होते हैं इनके कण आपस में दूर दूर स्थित होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल का आरोही और अवरोही क्रम देखें। ठीक है, प्रकाश की चाल का जो आरोही और अवरोही क्रम है, ठीक, तो प्रकाश की चाल का आरोही क्रम अगर हम देखें, प्रकाश की चाल का आरोही क्रम, ठीक, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम हम देखेंगे तो आरोही का मतलब पहले जहाँ पर सबसे कम होगा तो ठोस होगा। ठीक, ठोस से ज़्यादा कहाँ होगा, ठोस से ज़्यादा द्रव में होगा, और उससे ज़्यादा कहाँ होगा तो गैस में। ठीक, और सबसे ज़्यादा निर्वात में। ठीक, तो ये तो हुआ प्रकाश की चाल का आरोही क्रम। अगर हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल ये निर्वात में होगा, उसके बाद गैस में, इसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में। ठीक, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ हुआ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होगा, और न्यूनतम कहाँ होगा, तो न्यूनतम ठोस में होगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात की बात कर रहे हैं हम कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अथवा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो प्रकाश की चाल की निर्भरता भी याद रखिएगा कि हमेशा घनत्व और अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगी, और घनत्व घटेगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ये कथन के प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट लेवल पे कथन कारण के प्रश्न या मल्टी चॉइस के प्रश्न बनेंगे, जैसा कि कथन के रूप में आता है कि कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश का माध्यम का घनत्व बढ़ता है तो घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगी, और अगर घनत्व घटेगा तो प्रकाश की चाल बढ़ती है। अर्थात प्रकाश की चाल और घनत्व के बीच कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होगा। ठीक, इसे नोट कर लीजिए कि प्रकाश की चाल और माध्यम के घनत्व के मध्य, प्रकाश की चाल और माध्यम के घनत्व के मध्य व्युत्क्रमानुपात का संबंध पाया जाता है। ठीक, व्युत्क्रमानुपात का संबंध का मतलब उल्टा संबंध है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगी, घनत्व घटेगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है,
तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण पर पूरा चर्चा किया है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है। तो इसको हमने पढ़ा था कि प्रकाश से ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अर्थात इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अनिवार्य गैस है जिसको पौधे उपभोग करते हैं, और इसके साथ अगर हम जल को ले लेते हैं, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो और क्लोरोफिल भी उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यह इसका अपचयन होगा, अर्थात रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अर्थात ये उपचयन और ये अपचयन, उपचयन और अपचयन की क्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से यह जो है यह है हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो यह किस प्रकार की ऊर्जा है, यह एक रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होना ये क्या है, ये एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा है, तो यह रासायनिक ऊर्जा का निर्माण किससे हुआ है, तो इस रासायनिक ऊर्जा का निर्माण इसी प्रकाश ऊर्जा से हुआ है। ठीक, जो प्रकाश की ऊर्जा थी यही प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के माध्यम से ये बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो यह प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक, इस पर हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मृग तीसरा का निर्माण का कारण है। ठीक, अर्थात मृग मरीचिका ये बनता क्यों है, इसका कारण पूछ रहा है, और ऑप्शन में दे दिया है स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये उत्तर आपको मिल गया है कि स्थलीय तापन के कारण भी होता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। ठीक, तो चलिए इससे संबंधित अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, ये जो मृग मरीचिका होता है, मृग मरीचिका को कहते क्या हैं, मृग मरीचिका को कहते हैं हिरण को होने वाला भ्रम। ठीक, तो ये भ्रम उसको होता क्यों है, हिरण क्यों भ्रमित होता है या किस संदर्भ में भ्रमित होता है। तो देखिए, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तन। पहले हम लोग अपवर्तन को देखते हैं। अपवर्तन क्या है, तो देखिए अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, अर्थात मार्ग से विचलन की घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह ए और बी, ठीक, ए और बी एक काल्पनिक रेखा है जो दो माध्यमों को पृथक कर रही है। ठीक, तो यहाँ ऊपर का माध्यम अगर हम ले लें सघन माध्यम, ठीक, और नीचे का माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम। ठीक, अर्थात ये डेंसर है और ये रेरर माध्यम। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि यह एक काल्पनिक रेखा है सी और डी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ हम ये जानते हैं कि प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ अगर हम ये देखें कि यह हमारा सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है,
तो सूर्य से यह जो किरण निकलेगी वास्तव में इसे इस तरह से सीधे मार्ग में चला जाना चाहिए, अर्थात ये हुआ ई और एफ रेखा। ठीक, तो ई और एफ रेखा क्या है? ये सूर्य के मार्ग का, प्रकाश का वास्तविक मार्ग है। ठीक, वास्तविक मार्ग है। ठीक, वास्तव में तो इसे ऐसे ही निकल जाना चाहिए क्योंकि सीधी रेखा में चलती है, लेकिन हम ये देखते क्या हैं, यहाँ पर जब अपवर्तन की घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य से यह किरण तो यहाँ तक तो सीधी रेखा में चलती है क्योंकि माध्यम समान है, सघन माध्यम है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह पूरा माध्यम कैसा है? ये सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में यह यहाँ से यहाँ तक तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जैसे ही माध्यम परिवर्तन होगा अर्थात सघन से विरल होगा, तो सघन से विरल माध्यम में जब वो प्रवेश करेगा तो ऐसी स्थिति में माध्यम के कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक, तो दूर दूर स्थित होंगे तो क्या होगा? ये अपने मार्ग से विचलित होगा। विचलन की दिशा क्या होगी? तो अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर हटती जाती है। ठीक, तो यह अविलंब रेखा है, तो इससे दूर हटती हुई इस तरह से यह विचलित हो जाती है। ठीक, तो विचलन की यह जो रेखा है यह क्या हुआ? ये देख रहे हैं कि इसको सीधे निकलना चाहिए था लेकिन इतना विचलित होकर यह गया है। ठीक, अर्थात यह इस दिशा में इस तरह से निकल गया, तो मार्ग के इसी विचलन को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अपवर्तन ये जो होता है ये अधिकतम 90 डिग्री के कोण तक ही हो सकता है। ठीक, अर्थात अगर यह विचलन इस तरह से होते हुए इस मार्ग के प्रवेश करके सीधे अपने ही माध्यम में फिर से प्रकाश किरण वापस चला जाए तो 90 अंश से अधिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह रेखा, अगर हम अभिलंब और यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा को देखें तो इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक, तो अगर यह प्रकाश का अपवर्तन 90 डिग्री से अधिक होगा तो 90 डिग्री से अधिक होने के बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, तो पूरा का पूरा प्रकाश अपने माध्यम में वापस लौटा, अर्थात सघन माध्यम से चला। ये माध्यम भी सघन था, ये भी सघन है, अर्थात ये पूरा माध्यम सघन है। तो यहाँ से 90 डिग्री के बाद जब ये अपवर्तन की घटना घटित होती है तो प्रकाश अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाती है, और अपने माध्यम में लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो अपवर्तन के बाद अगर अपवर्तन के कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये समझ में आया। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं स्थलीय तापन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये कैसे हुआ, इसके उत्तर की जांच करते हैं। अब देखिए, गर्मी का दिन हो या सर्दी का दिन हो, जो भी ले लीजिए। ठीक, ये सर्दी में भी हो सकता है, गर्मी में भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्रायः दिन में होने वाली घटना है। ठीक, अब देखते हैं कि गर्मी के दिनों में होता क्या है कि यह हमारा सूर्य हुआ। ठीक, और ये काल्पनिक रेखा ए और बी। ठीक, ए और बी रेखा है। यह सी और डी रेखा, ये क्या हो गया? अभिलंब हुआ। ठीक, अब यह हुआ पूरा का पूरा, यह जो भाग है यह हो गया रेगिस्तान। ठीक है, ये प्रायः रेगिस्तान में होने वाली घटना है। ठीक, अब ये रेगिस्तान हुआ, ऊपर का माध्यम कैसा है? तो सघन माध्यम है। ठीक, सघन माध्यम, और ये पूरा का पूरा ये भी अभी क्या है? ये भी अभी सघन माध्यम है, क्योंकि हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर ये घटना घटित हो रही है। तो अगर यह रेगिस्तान है तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया ही हमारा रेगिस्तानी एरिया होगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब यह गर्मी के कारण सूर्य का किरण यहाँ से यहाँ जब ये आपतित होता है तो धरती ये क्या होता है? ये रेगिस्तान इस गर्मी को अवशोषित करेगी। ठीक है, तो गर्मी को अवशोषित करने के कारण यह क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा स्थल कैसा हो गया?
तो सूर्य के गर्मी को अवशोषित करके यह स्थल गर्म हो जाता है। ठीक, अब जब सूर्य के गर्मी को अवशोषित करके यह गर्म होगा तो गर्म होने के कारण क्या होगा, यहाँ के संपर्क में जो वायुमंडल होगी, वायु, ये भी क्या हो जाएगा, यह वायु भी गर्म हो जाएगा। तो गर्म हवा की जो प्रकृति होती है ये हल्की हो जाती है और हल्की होकर सारी हवा क्या हो जाएगी, संवहन धारा के रूप में ये ऊपर चली जाती है। तो यह अगर ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा हवा यहाँ से खाली हो जाएगा। तो यह माध्यम कैसा बन जाएगा, तो यह माध्यम विरल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में यह माध्यम जो सघन था ये पूरी तरह से और सघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल ऊपर चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब वायुमंडल ऊपर चला गया, ठीक, तो ऐसी स्थिति में यह सघन हो गया और यह माध्यम जो अभी तक सघन था ये कैसा हो गया, तो यह माध्यम अब विरल हो गया। विरल हो गया, शर्त पूरा हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब यह जब किरण यहाँ से जाएगी तो यहाँ से यह सघन माध्यम में गई और यहाँ से आते आते 90 डिग्री पर यह विचलन होगा और विचलन के पश्चात पूरा का पूरा प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित क्यों हुई, तो यह स्थलीतापन के कारण ही हुआ। अर्थात यह अगर स्थल का जो ताप है, स्थल का जो ताप है ये अगर न बढ़ा होता तो यहाँ वायुमंडल मौजूद रहता और वायुमंडल अगर उपस्थित रहता तो यह माध्यम विरल न बनता और विरल न बनता तो 90 डिग्री पर अपवर्तन की घटना न घटित होती। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा प्रकाश अपने माध्यम में वापस न जाता और पूर्ण आंतरिक की घटना न घटित होती। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण भी यही स्थलीतापन है और इसी स्थलीतापन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई और मृग मरीचिका का निर्माण हुआ। तो मृग मरीचिका कैसे बनती है या क्या होता है, ठीक, तो इस पर देखिए कि अगर यहाँ पर इस रेगिस्तान में कुछ हिरन घास खाने के लिए निकले थे, ठीक, तो यहाँ से जिस भाग से यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है वो पूरा का पूरा भाग चमकदार दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अगर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई तो यह भाग हमारा चमकदार होगा और चमकदार होने के कारण जो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, इन वृक्षों की छाया ये उल्टी बनने लगती है। ठीक, अर्थात अगर यहाँ पर भी कोई वृक्ष है तो इसकी छाया उस चमकदार भाग में कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। और हिरन ये देखती है कि जब वो तालाब के किनारे पानी पीने पहुँचती है, ठीक, तो उस तालाब में ये देख चुकी है कि उस तालाब में जब वो पानी पीने के लिए अपने सर को झुकाती है तो ये देखती है कि उसके किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी उल्टी छाया उस तालाब में बन जाती है। तो यहाँ पर यह जबकि हिरन घास खाने के लिए निकलती है तो कुछ देर के बाद इसको प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद जब वो अपने आँख को उठाकर देखती है चारों तरफ तो जिस स्थान से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने के कारण चमकदार होता है उस स्थान पर वृक्षों की उल्टी छाया को देखकर उसे पानी होने का भ्रम होता है और जब ये दौड़ के इस स्थान पर पहुंचता है तो इस स्थान को वहाँ पर बालू ही दिखाई देता है। तो इसको ये प्रतीत होने लगता है कि पूरा का पूरा रेगिस्तान है और जब ये पलट के अपने पीछे देखता है तो यहाँ से फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। अर्थात ये आभास होता है कि हम जिस स्थान से दौड़ के यहाँ आए हैं उस स्थान पर ही पानी रहा होगा, क्योंकि वृक्षों की उल्टी छाया वहाँ भी दिखाई देने लगती है और यह यहाँ पर दौड़ के आता है, फिर वही स्थित रेगिस्तान ही मिलता है। तो ये पानी होने का जो ये भ्रम है यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये भ्रम पैदा होता है। इसी घटना को, इसी भ्रम को हम मृग मरीचिका कहते हैं, जिसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन और स्थली तापन होता है। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कुछ प्रश्न और आपके बनते हैं तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।